अभी अभी एक रिटायर्ड जनरल था, लेकिन उसी दिन उसके इकलौते पोते को एक अमीर घर के बिगड़े हुए रिच सेकंड जनरेशन लड़के ने इतनी बुरी तरह पीटा कि वो मौत और जिंदगी के बीच लड़ रहा था। अपने पोते को हॉस्पिटल के बेड पर पूरे शरीर में ट्यूब लगी हुई हालत में देखकर उसने एक शब्द भी नहीं बोला, बस अपना मोबाइल निकाला और एक फोन मिलाया। फोन इस प्रदेश के पुलिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर झाओ गांग को लगाया गया। जैसे ही झाओ गांग ने उसकी आवाज सुनी, उसने तुरंत कहा, चीफ। कभी झाओ गांग उसका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हुआ करता था, इसलिए उसने उससे कोई फॉर्मल बात नहीं की। सीधा अपने पोते के साथ हुई घटना बता दी कि एक रिच सेकंड जनरेशन लड़के ने उसके पोते को इस हालत में पहुंचा दिया है। ये बात सुनते ही झाओ गांग के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। पुराने चीफ का पोता उसके ही जुरिस्डिक्शन में इस हालत तक पहुंच गया था। वो तुरंत होने वाली मीटिंग भी छोड़ने को तैयार हो गया और बोला कि वो अभी के अभी हॉस्पिटल पहुंच रहा है। फोन रखते ही उसने शहर के पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर वांग दाशान को फोन लगाया और उसे बुरी तरह डांट दिया। इधर फोन रखने के बाद बूढ़े जनरल ने धीरे से अपना मोबाइल रख दिया और फिर से अपनी नजर हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए पोते पर टिकाई। उसने अपने पोते का बिल्कुल सफेद पड़ चुका चेहरा देखा। कल तक वही बच्चा मुस्कुराते हुए उससे कह रहा था कि जब वो बड़ा होगा तब वो भी देश की सेवा करने के लिए सेना में भर्ती होगा, लेकिन आज वो यहाँ जिंदगी और मौत के बीच पड़ा हुआ था। तभी हॉस्पिटल के रूम का दरवाजा जोर से खुला। अंदर ना कोई डॉक्टर आया और ना ही झाओ गांग। इस बार एक महंगा सूट पहना हुआ आदमी अंदर आया। उसके पीछे गहनों से लदी हुई एक अमीर औरत थी और साथ में 2 बॉडीगार्ड्स भी थे। रूम में घुसते ही उस औरत ने रुमाल से अपनी नाक ढक ली, जैसे आईसीयू कोई गंदी जगह हो। उसने सिर्फ एक बार हॉस्पिटल बेड पर पड़े बच्चे की तरफ देखा। उसकी आंखों में जरा सी भी शर्म या पछतावा नहीं था, सिर्फ घमंड और बेपरवाही नजर आ रही थी। उस आदमी ने बूढ़े जनरल की तरफ देखकर पूछा कि क्या वो इस लड़के का गार्डियन है। फिर उसने अपना ब्रीफकेस जोर से बेड के पास रख दिया और बोला कि अच्छा हुआ वो यहीं मिल गया। अब इसी वक्त इस छोटी सी बात को खत्म कर देते हैं। बूढ़े जनरल ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो बस अपने पोते के बिखरे हुए बालों को बहुत प्यार से ठीक करता रहा। उसने शांत आवाज में सिर्फ इतना पूछा कि वो लोग इस मामले को कैसे सुलझाना चाहते हैं। तब वो अमीर औरत तेज आवाज में बोलने लगी। उसने कहा कि उसका बेटा तो बस मजाक कर रहा था। किसको पता था कि ये लड़का इतना कमजोर निकलेगा। आजकल जवान बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसने 1-1 करोड़ नहीं, 10 लाख युआन या 1 मिलियन की चेक निकाली और कहा कि इस पैसे को ले लो, साथ ही इस सेटलमेंट अग्रीमेंट पर साइन कर दो, फिर ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। 1 मिलियन, क्या इतनी सी रकम उसके पोते की जान की कीमत थी? क्या एक जनरल के इकलौते वारिस की जिंदगी सिर्फ इतनी ही थी? ये सोचकर बूढ़े जनरल को हल्का सा हंसी आ गई। उसके होठों पर एक बहुत हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने जोर से नहीं हंसा। वो धीरे से मुड़ा और पहली बार उन लोगों की तरफ सीधा देखा। फिर उसने शांत आवाज में पूछा, और अगर मैं साइन ना करूं तो? सूट पहने आदमी ने अपना चश्मा ठीक किया और बोला, अगर साइन नहीं करोगे तो अच्छा नहीं होगा। जिस लड़के ने तुम्हारे पोते को मारा है वो यंग मास्टर लिन है, चेयरमैन लिन का इकलौता बेटा। इस शहर में ऐसा कोई काम नहीं जो लिन परिवार ना संभाल सके। तुम तो बस एक रिटायर्ड बूढ़े आदमी हो। ये 1 मिलियन लेकर आराम से अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी जियो। पत्थर से टकराने की कोशिश मत करो, वरना सिर्फ पैसे ही नहीं मिलेंगे, हॉस्पिटल का इलाज भी रुक सकता है। उसके बाद तुम्हारा पोता कल सुबह तक जिंदा रहेगा या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होगी। उस औरत ने भी और ज्यादा घमंड से कहा, पहले अपनी औकात देख लो, इतना एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर वो चाहे तो एक फोन में हॉस्पिटल से उन दोनों को बाहर निकलवा सकती है। बूढ़े जनरल ने उस औरत की उंगली को देखा जो लगभग उसके चेहरे तक पहुंच चुकी थी। उस उंगली पर महंगा मैनिक्योर था और हीरे जड़े हुए थे, लेकिन उसने फिर भी एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि उसके लिए मुर्दों से बहस करने का कोई मतलब नहीं था। तभी अचानक हॉस्पिटल के बाहर से पुलिस सायरन की बहुत तेज आवाज सुनाई देने लगी। ये सिर्फ एक पुलिस गाड़ी की आवाज नहीं थी, लगातार कई पुलिस गाड़ियां हॉस्पिटल की तरफ आ रही थी। उनकी आवाज धीरे धीरे और करीब आती गई, जैसे पूरे हॉस्पिटल को घेर लिया गया हो। वो अमीर औरत एक पल के लिए घबरा गई। वो तुरंत खिड़की के पास गई और नीचे झांक कर देखा। उसके चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। उसने हैरानी से पूछा कि इतनी सारी पुलिस यहाँ क्यों आ गई? क्या कोई बड़ा हादसा हो गया है? सूट पहने आदमी ने भी भवे सिकोड़ कर देखा। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, हो सकता है चेयरमैन लिन ने ही पुलिस को भेजा हो ताकि उनका सपोर्ट दिख सके। आखिर ये बूढ़ा आदमी देखने में काफी जिद्दी लग रहा था। इसी वक्त हॉस्पिटल के कॉरिडोर में भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। चमड़े के बूट्स जमीन पर जोर जोर से पड़ रहे थे, साथ ही लोगों की तेज सांसें भी साफ सुनाई दे रही थी। अगले ही पल रूम का दरवाजा दोबारा खुला, लेकिन इस बार दरवाजा धीरे से नहीं खोला गया, उसे जोर से धक्का देकर खोला गया। सबसे आगे भागते हुए शहर के पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर वांग दाशान अंदर आए। उनकी टोपी टेढ़ी हो चुकी थी, पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। रूम में घुसते ही उनकी नजर घबराहट के साथ हर तरफ किसी को ढूंढने लगी। जैसे ही उन्होंने सिंपल जोंगशान सूट पहने उस बूढ़े जनरल को देखा, उनकी आंखें एक पल के लिए फैल गई। सूट पहने आदमी ने डायरेक्टर को पहचान लिया। वो तुरंत मुस्कुराता हुआ उनके पास गया और चापलूसी भरी आवाज में बोला कि इतनी सी बात के लिए उन्हें खुद तकलीफ करने की क्या जरूरत थी। लेकिन डायरेक्टर वांग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने उसे जोर से धक्का दिया और सीधा बूढ़े जनरल के सामने जाकर रुक गए। उस अमीर औरत और सूट वाले आदमी की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। शहर के सबसे ताकतवर पुलिस ऑफिसर ने दोनों पैर सीधे किए, सीना तन कर खड़ा हुआ और बूढ़े जनरल को एकदम परफेक्ट मिलिट्री
सल्यूट दिया। उसने जोर से रिपोर्ट करते हुए कहा, सर, सिटी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो का डायरेक्टर ली विगोयू आपके सामने रिपोर्ट कर रहा है। रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। अमीर औरत के हाथ से उसका महंगा हरमेज हैंडबैग जमीन पर गिर गया। सूट पहने आदमी का मुंह खुला का खुला रह गया। कभी वो डायरेक्टर को देखता और कभी बूढ़े जनरल को। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो हिचकिचाते हुए बोला कि क्या डायरेक्टर ने किसी और को पहचान लिया है? ये तो सिर्फ एक गरीब रिटायर्ड फौजी है। ये सुनते ही डायरेक्टर ली गुस्से से पलट गए। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था कि जैसे वो उसे वहीं खा जाएंगे। उन्होंने जोर से डांटा और कहा कि अपना गंदा मुंह तुरंत बंद करो। अगर दोबारा चीफ के लिए एक भी बदतमीजी भरा शब्द बोला तो वो उसे सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे। उन लोगों को अभी तक समझ ही नहीं आया था कि क्या हो रहा था। तभी बाहर दोबारा जोर का शोर मचा। किसी ने रास्ता खाली करने के लिए जोर से चिल्लाया। अगला ही पल पुलिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर झाओ गांग खुद रूम के अंदर आए। जैसे ही उन्होंने बूढ़े जनरल को देखा और फिर बेड पर ट्यूब से घिरे उस छोटे बच्चे को देखा, इस लोहे जैसे मजबूत आदमी की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने एक शब्द भी नहीं बोला। वो धीरे धीरे बूढ़े जनरल के पास आया और अचानक सबके सामने जोर से घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसने भरी आवाज में कहा, चीफ, मैं देर से पहुंच गया। ये नजारा देखते ही अमीर औरत और सूट पहने आदमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। हो सकता है वो बूढ़े जनरल को ना पहचानते हों, लेकिन झाओ गांग को पूरा प्रदेश जानता था। वो पूरे प्रोविंस की पुलिस का सबसे बड़ा ऑफिसर था। आमतौर पर मेयर भी उसके सामने बहुत इज्जत से बात करता था और आज वही आदमी एक सिपाही की तरह घुटनों पर बैठा हुआ था। बूढ़े जनरल ने शांत नजर से झाओ गांग की तरफ देखा और धीरे से कहा, श्याओ झाओ, लगता है काफी बड़े आदमी बन गए हो। तुम्हारे राज में सच में शांति आ गई है। अब खड़े हो जाओ। रोना धोना बंद करो। तुम्हें देखकर लगता है जैसे मैंने अपने पुराने सिपाहियों को ठीक से ट्रेनिंग ही नहीं दी। ये सुनते ही झाओ गांग तुरंत सीधा खड़ा हो गया। उसने अपना सीना तान लिया। उसकी आंखों का दर्द एक पल में बर्फ जैसी ठंडी और तलवार जैसी तेज नजर में बदल गया। बूढ़े जनरल ने अपनी उंगली से उस अमीर औरत और सूट वाले आदमी की तरफ इशारा किया, जो अब डर के मारे लगभग जमीन पर गिर चुके थे। फिर बिल्कुल शांत आवाज में बोला, अभी कुछ देर पहले ये लोग कह रहे थे कि पैसे देकर मेरे पोते की जान खरीद लेंगे और ये भी कह रहे थे कि इस शहर में ऐसा कोई काम नहीं जो लिन परिवार ना संभाल सके। ये सुनते ही झाओ गांग धीरे से उन दोनों की तरफ मुड़ा। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थी। उसने दांतों को भींचते हुए सिर्फ इतना कहा, बहुत बड़ा लिन परिवार है और कितनी बड़ी औकात समझते हो अपनी। उसने तुरंत अपना वायरलेस कम्युनिकेटर निकाला। उसकी उंगलियां इतनी जोर से बटन दबा रही थी कि उनकी हड्डियां सफेद पड़ गईं। फिर वो गरजते हुए हुक्म देने लगा, इकोनॉमिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और टैक्स डिपार्टमेंट को तुरंत लिन ग्रुप में भेजो। कंपनी के कैश फ्लो से लेकर हर एक छुपी हुई प्रॉपर्टी तक सब कुछ चेक करो। एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए और अगर कोई रोकने की कोशिश करे तो सीधा रिपोर्ट मेरे पास भेजना। मैं खुद अरेस्ट वारंट साइन करूंगा। झाओ गांग का हुक्म सुनते ही वो अमीर औरत पूरी तरह टूट गई। वो पागलों की तरह दौड़कर बूढ़े जनरल के पास आई और उसके पैर पकड़ने की कोशिश करने लगी। रोते हुए वो भीख मांगने लगी। उसने कहा कि जनरल साहब, एक बार माफ कर दीजिए। ये सब एक गलतफहमी थी। वो हर तरह का मुआवजा देने को तैयार है। जो कहेंगी वो करेगी। उसका बेटा अभी छोटा है, उसे समझ नहीं है। बस इस बार उसे माफ कर दीजिए। बूढ़े जनरल ने नीचे झुककर उस औरत को देखा। उसकी आंखों में जरा भी दया नहीं थी। उसने शांत आवाज में कहा, कोई बात नहीं। अगर उसे समझ नहीं है तो जेल उसे समझ सिखा देगी और अगर जेल भी नहीं सिखा पाई तो गोली उसे समझ सिखा देगी। इतना कहकर वो उन लोगों की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। उसने झाओ गांग को बुलाया, शाओ जाओ। झाओ गांग तुरंत सीधा खड़ा होकर बोला, जी चीफ। बूढ़े जनरल ने ठंडी आवाज में कहा, लिन परिवार के पीछे जो भी लोग उनकी हिफाजत कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उनका पद कितना भी बड़ा हो, एक एक को उखाड़ फेंको। आज सफाई का दिन है। झाओ गांग ने बिना झिझक जवाब दिया, जी चीफ। पीछे से लोगों को घसीट कर ले जाने की आवाज आ रही। उस अमीर औरत की चीखें पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी, लेकिन बूढ़े जनरल ने पलटकर एक बार भी नहीं देखा। वो धीरे से हॉस्पिटल बेड के पास गया। उसने अपने पोते का ठंडा हाथ पकड़ा और प्यार से बोला, हाओ हाओ, डर मत। तुम्हारा दादा अभी रिटायर नहीं हुआ। तुम्हारा दादा अभी भी लड़ रहा है। जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो अच्छी तरह जानता था ये सब सिर्फ शुरुआत थी। इसी वक्त पूरे शहर की पुलिस हर जगह एक्शन लेना शुरू कर चुकी थी। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल का कमरा फिर से शांत हो गया। बूढ़े जनरल चुपचाप मॉनिटर पर चल रही हार्टबीट की हल्की सी लाइन को देख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक और भी बड़ी योजना चल रही थी। उसने सोचा, लिन परिवार इतना घमंडी बिना किसी सहारे के नहीं हो सकता। जरूर उनके पीछे कोई ताकतवर आदमी है। लगभग 15 मिनट बाद झाओ गांग दोबारा रूम में आया। उसने सल्यूट किया और बोला, चीफ, जानकारी मिल गई है। जिस लड़के ने हाव हाव को मारा था उसका नाम लिन तियनसी है। उसकी उम्र सिर्फ 19 साल है, लेकिन उसके खिलाफ पहले से ही कई बड़े मामले दर्ज हैं। 3 साल पहले उसने शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए एक सफाई कर्मचारी को कुचल दिया था। पिछले साल उसने एक बार में किसी को इतनी बुरी तरह पीटा था कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन हर बार मामला दबा दिया गया। जब भी कोई घटना होती, एक कंपनी जिसका नाम हेलोंग सिक्योरिटी था हर बार सामने आकर सब कुछ संभाल लेती थी और उस सिक्योरिटी कंपनी का असली मालिक प्रोविंस के वाइस गवर्नर वांग का रिश्तेदार था। वाइस गवर्नर वांग बुद्धे जनरल को तुरंत टीवी पर दिखने वाला
वाला उसका चेहरा याद आ गया। हर बार वो ईमानदारी और भ्रष्टाचार खत्म करने की बातें करता था। बुढ़े जनरल धीरे से उठकर खिड़की के पास चला गया। बाहर अंधेरा हो चुका था। पूरे शहर की रोशनी चमक रही थी, लेकिन इस चमक के नीचे इतनी गंदगी छुपी होगी उसने कभी नहीं सोचा था। एक तरफ वाइस गवर्नर, दूसरी तरफ बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर और उनके लिए काम करने वाले गुंडे, यही सब उन लोगों का असली सहारा था। इसी भरोसे पर उन्होंने उसके पोते पर हाथ उठाया था। बूढ़े जनरल ने अपना पुराना नोकिया फोन निकाला। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि इसका सिग्नल कभी फेल नहीं होता था। उसने एक नंबर मिलाया। पिछले 5 सालों से उसने इस नंबर पर कभी फोन नहीं किया था। ये उसकी पुरानी मिलिट्री यूनिट का नंबर था, देश की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस फैल्कन स्पेशल ऑपरेशंस ब्रिगेड। फोन सिर्फ एक रिंग में उठ गया। बूढ़े जनरल ने सीधा कहा, मैं ले झैन बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसके बाद इतनी जोर की आवाज आई कि फोन के स्पीकर तक कांप गए। खुशी और जज्बा उस आवाज से साफ महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ से जोर से जवाब आया, चीफ, मैं फैल्कन ब्रिगेड का कमांडर जांग श्यूतियन बोल रहा हूँ। पूरी ब्रिगेड आपके हुक्म का इंतजार कर रही है। बूढ़े जनरल ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, मैं जियांग चेंग में हूँ। अब मैं मिलिट्री यूनिफॉर्म नहीं पहनता, इसीलिए कुछ लोगों को लगता है कि मैं बिना दांत का शेर बन चुका हूँ। मेरे पोते को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। वो इस वक्त आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है और कुछ लोग मुझे कानून, प्रोसीजर और दबाव की बातें समझा रहे हैं। तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? फोन के दूसरी तरफ से गुस्से से भरी आवाज गूंज उठी। कमांडर शांग श्यूतियन गरज कर बोला, चीफ, मैं अभी के अभी 2 आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स लेकर आता हूँ और उन सबको उड़ा देता हूँ। बूढ़े जनरल ने तुरंत डांट लगाई, बकवास बंद करो। उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन उसके दिल में अपने सिपाही की वफादारी देखकर एक गर्म एहसास भी उठ गया। फिर उसने आंखें सिकोड़कर खिड़की के बाहर लिन ग्रुप की आसमान छूती बिल्डिंग की तरफ देखा। उसने धीरे से कहा, अगर उन्हें अंधेरे में खेलना पसंद है, अगर उन्हें ताकत का घमंड है, तो फिर मैं उन्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत किसे कहते हैं। फिर उसने कमांडर को हुक्म दिया, श्याओतियन, लिन परिवार की उस सिक्योरिटी कंपनी की पूरी जानकारी निकालो और तुम्हारे अंडर जो रिकॉनेसेंस बटालियन अभी अभी रिटायर हुआ है उसे तुरंत मेरे पास भेजो। कमांडर ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, जी चीफ, मिशन जरूर पूरा होगा। फोन रखने के बाद जाओ गांग ने धीरे से पूछा, चीफ, वाइस गवर्नर वांग का क्या करना है? उसकी आंखों में फिर से वही पुराना जुनून जल उठा था। वो समझ गया था कि इस बार चीफ सिर्फ अपने पोते का बदला नहीं ले रहे, इस बार वो पूरे सिस्टम की सफाई करने वाले थे। बूढ़े जनरल ने जाओ गांग की तरफ देखा, फिर पूछा, उस वाइस गवर्नर ने तुम पर प्रेशर डाला है ना? ये कहकर उसने अपनी जेब से एक लाल रंग का मिलिट्री आइडेंटिटी कार्ड निकाला। उसने वो कार्ड जाओ गांग के सीने पर हल्का सा रख दिया और बोला, उसे कहना मैं लेई जेन यहीं खड़ा हूँ। अगर हिम्मत है तो खुद मेरे पास आकर बात करे, और हाँ, उसे कहना पहले अपना दामन साफ कर ले। मेरे कुछ पुराने दोस्त रास्ते में हैं। वो बेजिंग सेंट्रल इंस्पेक्शन टीम के लोग हैं। ये सुनते ही जाओ गांग की आंखें चमक उठी। उसने दोनों हाथों से जनरल का आइडेंटिटी कार्ड संभाल कर पकड़ा। उसके हाथ हल्का सा कांप रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ एक आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, वो एक रिटायर्ड जनरल का मिलिट्री ऑफिसर सर्टिफिकेट था। एक ऐसी पहचान जिसकी ताकत रिटायरमेंट के बाद भी कम नहीं होती। जाओ गैंग ने तुरंत सल्यूट किया, मैं अभी जाता हूँ। वो मुड़कर जाने ही वाला था कि बूढ़े जनरल ने उसे दोबारा रोका। रुको। जाओ गैंग तुरंत मुड़ गया। चीफ, और कोई हुक्म? बूढ़े जनरल ने सीधा सवाल किया। उस छोटे जानवर लिन तियानसी को पकड़ा गया या नहीं? जाओ गैंग ने तुरंत जवाब दिया, अभी अभी खबर मिली है। लगता है उसे पहले ही किसी ने खबर दे दी थी। हमारे ब्लॉकेड लगाने से लगभग 1 घंटा पहले ही एक बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी उसे लेकर निकल गई। जीपीएस के हिसाब से वो गाड़ी शहर के साउथ वाले प्राइवेट एयरपोर्ट की तरफ गई है। हो सकता है वो लोग इसे देश से बाहर भगाने की तैयारी कर रहे हों। ये सुनते ही बूढ़े जनरल के होठों पर ठंडी सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखें तलवार की धार की तरह तेज हो गई। उसने बिना देरी किए फिर से अपना नोकिया फोन उठाया। इस बार उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट का नंबर मिलाया। फोन कनेक्ट होते ही उसने सीधा हुक्म दिया, मैं ले जेन बोल रहा हूँ। इसी पल से जैंगचन के पूरे एयर स्पेस पर टेम्पररी मिलिट्री कंट्रोल लागू किया जाता है। हर प्राइवेट एयरक्राफ्ट, चाहे उसके पीछे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, सब पर तुरंत फ्लाइट बैन बनाया जाए। अगर कोई जबरदस्ती उड़ने की कोशिश करे तो उसे हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट माना जाएगा और जरूरत पड़ी तो उसे गिरा दिया जाए। फोन रखने के बाद बूढ़े जनरल ने शांत तरीके से अपना कॉलर ठीक किया, फिर दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। उसने धीरे से कहा, असली तमाशा तो अब शुरू होगा। बूढ़े जनरल धीरे से हॉस्पिटल के रूम से बाहर निकले और कॉरिडोर के आखिरी हिस्से में जाकर खड़े हो गए। इसी वक्त शहर के एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट रनवे पर टेक ऑफ के लिए तैयार था। उसी प्लेन में उसका पोता बर्बाद करने वाला रिच सेकंड जनरेशन लड़का भी बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही प्लेन रनवे पर आगे बढ़ा, कंट्रोल टावर से तुरंत उसे टेक ऑफ रोकने का हुक्म दे दिया गया। अपनी जान बचाने के लिए उस रिच लड़के ने हुक्म को नजरअंदाज कर दिया और जबरदस्ती प्लेन उड़ाने की कोशिश की। लेकिन अगले ही पल 2 फाइटर जेट्स बहुत नीचे से उस प्राइवेट प्लेन के ऊपर से गुजरे। उनकी जोरदार गरज से प्लेन के शीशे तक कांप उठे और उनमें दरारें पड़ गईं। ये देखते ही वो रिच लड़का इतना डर गया कि उसकी हालत खराब हो गई। कुछ ही पल बाद पूरे हथियारों से लैस
सोल्जर्स प्लेन के पास पहुंच गए। उन्होंने उसे जबरदस्ती प्लेन से बाहर घसीट लिया। लगभग आधे घंटे बाद हॉस्पिटल के नीचे फिर से हलचल मच गई। बूढ़े जनरल खिड़की के पास गए और नीचे देखा। कई स्पेशल पुलिस की गाड़ियां रेड और ब्लू लाइट्स के साथ एक आर्मर्ड व्हीकल को घेर कर खड़ी थीं। कई हेविली आर्म्ड स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स एक जवान लड़के को नीचे उतार रहे थे। उसके सर पर काला हुड था, हाथों और पैरों में हैंडकफ्स लगी हुई थीं। बूढ़े जनरल समझ गए यही वो रिच सेकंड जनरेशन लड़का था, लिन टियानसी। पकड़े जाने के बाद भी उसके मुंह से लगातार गालियां निकल रही थीं। वो जोर जोर से चिल्लाता हुआ कह रहा था, मुझे छोड़ो, क्या तुम लोग जानते हो मैं कौन हूँ? जब मेरे घर वाले आ जाएंगे तुम में से किसी को भी नहीं छुएंगे। उसकी आवाज में अब भी वही पुराना घमंड और अकड़ भरी हुई थी। थोड़ी देर बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला। स्पेशल पुलिस उसे पकड़कर हॉस्पिटल के फ्लोर पर ले आए। जाओ गांग ने आगे बढ़कर उसके सर से हुड खींचकर हटा दिया। लिन टियानसी का सफेद लेकिन कमजोर चेहरा सबके सामने आ गया। जैसे ही उसने बूढ़े जनरल को देखा उसकी आंखों में नफरत भर गई। उसने गुस्से में दांत पीसकर कहा, बूढ़े, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब मेरे बाप को पता चलेगा तो वो तुम्हारी हड्डियां तोड़कर कुत्तों को खिला देगा। बूढ़े जनरल ने उसकी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ चुपचाप उसकी तरफ देखते रहे। यही वो लड़का था जिसने उसके पोते की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। बूढ़े जनरल ने हाथ से इशारा किया। स्पेशल पुलिस लिन टियानसी को आईसीयू के ग्लास के सामने ले गए। बूढ़े जनरल ने उससे धीरे से कहा, देखो, वो मेरा पोता है। उसकी उम्र सिर्फ 16 साल है। लिन टियानसी ने सिर्फ एक बार उस बच्चे की तरफ देखा, फिर नफरत से हंसा और बोला, एक गरीब लड़के की जान ही तो है, उसे मार देना चाहिए था। उसका बच जाना ही उसकी किस्मत थी। ये बात सुनते ही जाओ गैंग का सब्र टूट गया। वो आगे बढ़ा और उसने लिन टियानसी की टांग के पीछे जोर से लात मारी। लिन टियानसी तुरंत घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। बूढ़े जनरल धीरे से उसके सामने बैठ गए। अब दोनों की आंखें एक ही लेवल पर थीं। बूढ़े जनरल की आंखें बिल्कुल शांत थीं, इतनी शांत जैसे किसी गहरी और बेजान झील का पानी। लेकिन जैसे ही लिन टियानसी ने उन आंखों में देखा, उसका सारा घमंड धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी जगह एक अजीब सा डर उसके दिल में भरने लगा। उसने बेइख्तियार थूक निकला और उसका शरीर धीरे धीरे पीछे खिसकने लगा। बूढ़े जनरल ने शांत आवाज में पूछा, तुम इतने घमंडी इसलिए हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बाप के पास पैसा है और कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? लिन टियानसी ने दांत भींचकर हिम्मत दिखाने की कोशिश की। उसने जवाब दिया, बिल्कुल, दुनिया का नियम ही यही है, ताकतवर कमजोर को कुचल देता है। अगर मुझे छोड़ दोगे तो अभी भी बात बन सकती है। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कॉरिडोर के दूसरे किनारे से एक बहुत बड़ा झुंड उनकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। लिन टियानसी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि एक बड़ा झुंड तेजी से उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। सबसे आगे एक मोटे और रौबदार चेहरे वाला आदमी चल रहा था। वही था लिन टियानसी का पिता, लिन गांग। उसके पीछे कई रिपोर्टर्स कैमरा और माइक्रोफोन्स लेकर भाग रहे थे। फ्लैश लगातार चमक रहे थे। उनके साथ एक पतला सा आदमी भी था जिसने गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था और हाथ में ब्रीफकेस था। बूढ़े जनरल उसे तुरंत पहचान गए। वो वाइस गवर्नर वांग का पर्सनल सेक्रेटरी था। जैसे ही वो लोग पास आए, लिन गांग जोर से बोला, सब रिपोर्टर्स ध्यान से रिकॉर्ड करो, देखो पुलिस एक बच्चे के साथ क्या कर रही है। उसके बाद वाइस गवर्नर के सेक्रेटरी ने आगे बढ़कर जाओ गांग की तरफ घमंड से देखा और बोला, डायरेक्टर जाओ, वाइस गवर्नर वांग इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। ये सिर्फ एक आम सिविल डिस्प्यूट है, इसके लिए स्पेशल पुलिस को इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। ये सुनते ही लिन टियानसी का हौसला फिर से वापस आ गया। वो खड़ा होने की कोशिश करते हुए जोर से चिल्लाया, पापा मुझे बचा लो, ये बूढ़ा मुझे मारना चाहता है। जल्दी मामा यानी वाइस गवर्नर से कहो कि इन सबको गिरफ्तार करवा दें। रिपोर्टर्स के सवालों और शोर के बीच झाओगांग का चेहरा और भी सख्त होता जा रहा था। लेकिन इसी वक्त एक भारी और गरजती हुई बुजुर्ग आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी, सब लोग चुप हो गए या नहीं? जैसे ही ये आवाज सुनाई दी, बूढ़े जनरल धीरे से पलटकर सबकी तरफ मुड़ गए। उस पल उनके शरीर से वही भयानक ऑरा फैल गया जो उन्होंने 40 साल तक जंग के मैदान में इकट्ठा किया था। पूरा कॉरिडोर एक पल में बिल्कुल शांत हो गया, जैसे किसी ने अचानक सबकी आवाज बंद कर दी हो। रिपोर्टर्स उन्हें पहचानते नहीं थे, लेकिन उनके अंदर से निकलती हुई जबरदस्त प्रेजेंस को महसूस करके सबकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई। कई लोग तो कैमरा का शटर दबाना तक भूल गए। वाइस गवर्नर का सेक्रेटरी भी उन्हें घूरने लगा। उसने धीरे से कहा, बुजुर्ग साहब, मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफिस का सेक्रेटरी झांग हूँ, कृपया हमारे काम में सहयोग कीजिए, बात को और मत बढ़ाइए। लेकिन बूढ़े जनरल ने उसकी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी जेब से एक लाल रंग का मिलिट्री आइडेंटिटी कार्ड निकाला और सीधा उस सेक्रेटरी झांग के सामने कर दिया। सेक्रेटरी ने जैसे ही कार्ड खोला, पूरा कॉरिडोर एक पल के लिए जम्स आ गया। कार्ड पर लिखा था जनरल ले जेन। ये नाम देखते ही लिन गैंग के चेहरे की सारी अकड़ गायब हो गई। उसके गाल कांपने लगे, रिपोर्टर्स के हाथ कांपने लगे। कुछ लोगों ने तो चुपके से अपने कैमरा नीचे कर दिए। सेक्रेटरी झांग का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसके पैर लड़खड़ा गए, वो लगभग गिर ही पड़ा। वो इस नाम को अच्छी तरह जानता था, ले जेन, आर्मी का एक जिंदा लेजेंड, देश का एक ऐसा जनरल जिसका नाम ही लोगों के दिल में डर पैदा कर देता था। अगले ही पल सेक्रेटरी झांग सीधा घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ से मोबाइल जमीन पर गिर गया। वो कांपते हुए बोला, चीफ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। लिन गैंग ने पहले घुटनों पर बैठे सेक्रेटरी को देखा,
फिर बूढ़े जनरल की तरफ देखा। अब उसे समझ आ गया था, इस बार उसने सच में लोहे की दीवार से टक्कर ले ली थी। लेकिन उसके होश और भी ज्यादा उड़ गए जब अचानक हॉस्पिटल के बाहर से हेलीकॉप्टर की जबरदस्त गरज सुनाई दी। 2 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हॉस्पिटल के बाहर उतर चुके थे। उनकी सर्च लाइट्स सीधा कॉरिडोर की खिड़कियों से अंदर चमक रही थी। तेज रोशनी की वजह से लोगों की आंखें तक खुल नहीं पा रही थी। अगले ही पल हेलीकॉप्टर से पूरी तरह हथियारों से लैस स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स रोप्स के जरिए नीचे उतरने लगे। सबने टैक्टिकल मास्क पहने हुए थे। वो बिजली की रफ्तार से हॉस्पिटल में घुसे और जोर से आवाज लगाई, फैल्कन स्पेशल ऑपरेशंस ब्रिगेड। आदेश के अनुसार इस पूरे एरिया में लेवल 1 सिक्योरिटी लागू की जा रही है। उन्होंने तुरंत अपनी राइफल्स लिन गैंग और उसके बॉडीगार्ड्स की तरफ तान दी। बूढ़े जनरल ने उन सब लोगों की तरफ देखा जो कुछ देर पहले तक घमंड में डूबे हुए थे। फिर उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, पकड़ लो। जैसे ही ये हुक्म दिया गया, स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स ने एक पल की देरी किए बिना लिन गैंग और उसके बॉडीगार्ड्स को जमीन पर गिराकर काबू में कर लिया। जैसे ही लिन गैंग और उसके बॉडीगार्ड्स को स्पेशल फोर्सेस ने जमीन पर दबा दिया, कुछ देर पहले तक घमंड से चिल्लाने वाले रिपोर्टर्स भी एक एक करके चुप हो गए। अभी तक जो लोग मीडिया का सहारा लेकर माहौल बदलने आए थे, वो खुद डर के मारे दीवार के पास सिमट गए। कुछ रिपोर्टर्स तो इतने घबरा गए कि उन्होंने अपने कैमरा की मेमोरी कार्ड तक निकालकर डस्टबिन में फेंक दी। वो मीडिया को कंट्रोल करना अच्छी तरह जानते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि असली ताकत के सामने उनकी कोई औकात नहीं थी। हालांकि लिन गैंग का चेहरा सफेद पड़ चुका था, लेकिन सालों से पावर और पैसों के दम पर जीने की वजह से उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगी। फिर उसने हिम्मत जुटाकर बूढ़े जनरल की तरफ उंगली उठाई और बोला, बहुत अच्छा, बहुत बड़ी ताकत दिखाई जा रही है। ले जैन, तुम मिलिट्री पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, चाहे तुम जनरल ही क्यों ना हो। तुम कानून से ऊपर नहीं हो। फिर उसने सेक्रेटरी जैंग की तरफ मुड़कर जोर से कहा, तुम सब देख रहे हो ना, ये खुली धमकी है। मैं वाइस गवर्नर वैंग को रिपोर्ट करूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि सीधा मिलिट्री रीजन से बात करें। बूढ़े जनरल ने उन लोगों को बिल्कुल ठंडी नजर से देखा। उन्हें अब भी यकीन था कि एक फोन कॉल उन्हें बचा लेगी। उन्हें लगता था कि जब तक उनके पॉलिटिकल कनेक्शन जिंदा हैं, तब तक सच को झूठ और झूठ को सच बनाया जा सकता है। बूढ़े जनरल ने आराम से कुर्सी खींचकर आईसीयू के बाहर रख ली, फिर बिल्कुल शांति से उस पर बैठ गए। उन्होंने धीरे से कहा, फोन करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम इतने सारे रिपोर्टर्स को यहाँ ले ही आए हो, तो चलो आज यहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। ये कहकर उन्होंने जाओ गैंग की तरफ देखा और हल्का सा सिर हिला दिया। जाओ गैंग के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अपना टैबलेट निकाला, फिर स्क्रीन पर कुछ बटन्स दबाए और एक कमांड भेज दी। बूढ़े जनरल ने अपनी पुरानी मिलिट्री वॉच की तरफ देखा। सिर्फ 1 मिनट गुजरा था। फिर उसने लिन गैंग की तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, लिन गैंग, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारा एम्पायर कैसे टूटता है। ये सुनकर लिन गैंग के दिल में अचानक एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। उसके चेहरे पर पहली बार सच्चा डर दिखाई दिया। इसी वक्त आसपास खड़े रिपोर्टर्स के मोबाइल एक साथ बजने लगे। हर किसी के फोन पर नोटिफिकेशन आ रही थी। एक रिपोर्टर जोर से चिल्लाया, हे भगवान, जल्दी देखो, वेबो का नंबर 1 ट्रेंडिंग टॉपिक। दूसरा रिपोर्टर भी हैरानी से बोला, ये अभी अभी अपलोड हुआ है, पूरे इंटरनेट पर पुश नोटिफिकेशन आ गई है। लिन गैंग का चेहरा एकदम बदल गया। वो दौड़कर एक रिपोर्टर के हाथ से मोबाइल छीन लेता है। स्क्रीन पर एक हाई डेफिनेशन सीसीटीवी वीडियो चल रहा था। वीडियो में एक लाल फरारी बहुत तेज रफ्तार से एक सफाई कर्मचारी को टक्कर मार देती है, लेकिन हादसा यहीं खत्म नहीं होता। गाड़ी रुकने के बजाय पीछे लेती है और उसी आदमी के ऊपर दोबारा चढ़ा दी जाती है। उसके बाद गाड़ी की खिड़की नीचे होती है और उसमें से लिन तियानसी का चेहरा दिखाई देता है। वो जोर जोर से हंस रहा था। वीडियो के साथ साथ एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी अपलोड की गई थी। उसके साथ वो असली फॉरेंसिक रिपोर्ट भी थी, जिसे उस वक्त बदल दिया गया था ताकि केस दबा दिया जा सके। ये सब देखते ही लिन गैंग के हाथ पूरी तरह कांपने लगे। उसके हाथ से मोबाइल जमीन पर गिर गया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले ही पल एक और रिपोर्टर जोर से चिल्लाया, एक और बड़ा खुलासा हो गया, ये देखिए। हाईलॉन्ग सिक्योरिटी कंपनी का पूरा सीक्रेट अकाउंट रिकॉर्ड लीक हो गया है। कंपनी के हर इलीगल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड इसमें मौजूद है। सारे हिडन बैंक अकाउंट्स भी सामने आ गए हैं। दूसरा रिपोर्टर लाइव कैमरा की तरफ देखते हुए बोला, सब लोग ध्यान से देखिए, यहाँ सिर्फ टैक्स चोरी ही नहीं, बल्कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दी गई रिश्वत के सबूत भी हैं और लिन ग्रुप की 21 अलग अलग टैक्स एवेजन फाइल्स भी सामने आ गई हैं। पूरा कॉरिडोर एकदम सन्न हो गया। सिर्फ मोबाइल फोन से चलती हुई एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। उस रिकॉर्डिंग में लिन गैंग की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो किसी पार्टी में घमंड से कह रहा था, जियांग चेंग में वाइस गवर्नर वांग ही आसमान है और मैं जमीन हूँ, बस पैसा मिलना चाहिए, फिर किसी को मार देना भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये अल्फाज पूरे हॉस्पिटल के कॉरिडोर में गूंज उठे। लिन गैंग का चेहरा एक पल में बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में पहली बार असली डर नजर आया और आसपास खड़े रिपोर्टर्स जो कुछ देर पहले तक उसकी तरफदारी कर रहे थे, अब उसी को एक मुजरिम की तरह देख रहे थे। अब किसी रिपोर्टर की आंखों में लिन गैंग के लिए इज्जत नहीं थी। हर नजर में सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। जो कैमरास कुछ देर पहले उसकी तारीफ करने के लिए उठाए गए थे, अब वही कैमरास उसके जुर्म रिकॉर्ड कर रहे थे। सिर्फ 3 मिनट के अंदर पूरे इंटरनेट पर माहौल बदल चुका था। पब्लिक ओपिनियन पूरी तरह पलट गया था। लिन गैंग का शरीर कांपने लगा। वो घबराहट में बार बार बोलने लगा, ये किसने किया? इतने कम वक्त में पूरे इंटरनेट को कौन कंट्रोल कर सकता है? मेरी पीआर टीम कहाँ है? जल्दी सब कुछ डिलीट करवाओ, चाहे जितना पैसा लगे, सब डिलीट
डिलीट करा दो। बूढ़े जनरल ने उसकी तरफ देखकर ठंडी आवाज में कहा, ये सीधा बीजिंग साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्पेशल चैनल से रिलीज हुआ है। अब तुम्हारा पैसा सिर्फ बेकार कागज बन चुका है। इसी वक्त सेक्रेटरी जांग, जो लगातार किसी को फोन करने की कोशिश कर रहा था, उसके मोबाइल की घंटी अचानक बज उठी, लेकिन स्क्रीन पर नाम देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कॉलर आईडी पर लिखा था बीजिंग सेंट्रल इंस्पेक्शन टीम। उसके हाथ कांप गए। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। फोन स्पीकर मोड पर कनेक्ट हो गया। दूसरी तरफ से एक ठंडी और सख्त आवाज सुनाई दी। यही वो पल था जिसने लिन गैंग की बची हुई उम्मीद भी तोड़ दी। वो पूरी तरह से टूट गया। अचानक वो पागलों की तरह अपने घुटनों पर बैठे बैठे लिन तियानसी की तरफ दौड़ा। उसने उसके मुंह पर जोर जोर से थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। मारते हुए वो चिल्लाता रहा, सब तेरी वजह से हुआ। तू ही इस घर का सत्यानाश है। मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि मुसीबत मत खड़ी कर, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। तूने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। लिन तियानसी के मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन उसे दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था। वो बस अपने मोबाइल स्क्रीन पर चल रही खबरों को देख रहा था। उसने अपने पिता को देखा, जो कुछ देर पहले तक आसमान छूने वाली ताकत रखते थे और अब एक बेघर कुत्ते की तरह टूट चुके थे। उसी पल उसे समझ आ गया, लिन परिवार का अंत हो चुका है। बूढ़े जनरल धीरे धीरे उन दोनों बाप बेटे के पास आए। आसपास खड़े स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स अब भी पूरी तरह अलर्ट थे। रिपोर्टर्स ने अपनी सांसें रोक ली। उनके कैमरेज लगातार चल रहे थे। सब लोग इतिहास के इस पल को रिकॉर्ड कर रहे थे। लिन गैंग अब भी जमीन पर रेंगते हुए चिल्लाया, मुझे मत पकड़ो, मैं एक कानूनी नागरिक हूँ, मेरे पास लॉयर है। बूढ़े जनरल धीरे से उसके सामने रुक गए। फिर उन्होंने अपना पैर लिन गैंग की महंगी हर्मीस टाई पर रख दिया और शांत आवाज में बोले, ये देश सिर्फ आम लोगों का है, चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो। आज तुम्हारे लिए सिर्फ कानून का फैसला बचा है। इसी वक्त जाओगांग आगे बढ़े। उनके हाथ में स्पेशल फोर्सेस द्वारा भेजा गया एक टैबलेट था। उस टैबलेट में हाईलॉन्ग सिक्योरिटी कंपनी के सीक्रेट अकाउंट्स और बहुत सारे खौफनाक वीडियो एविडेंस मौजूद थे। जाओगांग ने टैबलेट लिन गैंग के सामने रख दिया और बोला, देखो ये सब तुम्हारी कंपनी के अंडरग्राउंड वेयरहाउस से मिला है। यहाँ इलीगल वेपन्स भी मिले हैं और बहुत सारी गैर कानूनी कमाई का रिकॉर्ड भी। 3 साल पहले जिस सफाई कर्मचारी को तुम्हारे बेटे ने गाड़ी से कुचला था, उसकी बाद में हुई मौत की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी मिल चुकी है। सिर्फ इन सब सबूतों के आधार पर ही तुम्हें कई बार मौत की सजा मिल सकती है। ये सब देखते ही लिन गैंग की आंखें फैल गईं। उसके शरीर की सारी ताकत जैसे एक पल में खत्म हो गई। वो बिल्कुल बेजान होकर जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, ये इतनी जल्दी कैसे हो गया। अचानक उसे कुछ याद आया। वो तुरंत अपने बेटे की तरफ मुड़ा और पागलों की तरह चिल्लाने लगा, सब तेरी वजह से हुआ। तू ही इस घर का दुश्मन है। मैं कब से कह रहा था अपनी हरकतें सुधार, लेकिन तूने कभी मेरी बात नहीं मानी। अब सब कुछ खत्म हो गया। लिन तियानसी अब पूरी तरह टूट चुका था। डर के मारे उसके कपड़े तक गीले हो चुके थे। नाक और आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। अब उसमें पहले वाली जरा सी भी अकड़ नहीं बची थी। वो घुटनों के बल बूढ़े जनरल के सामने झुक गया। सर जमीन पर मारते हुए रोते रोते बोला, दादाजी, चीफ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जेल नहीं जाना चाहता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी बहुत जवान हूँ। बूढ़े जनरल ने आईसीयू के अंदर पड़े अपने पोते की तरफ देखा, फिर धीरे से बोले, मेरा पोता भी अभी बहुत छोटा है। क्या उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी? जिस सफाई कर्मचारी को तुमने मार डाला, क्या उसकी जान नहीं थी? और जिन बेगुनाह लोगों की जिंदगी तुम लोगों ने बर्बाद की, क्या उन्हें जीने का हक नहीं था? बूढ़े जनरल ने गहरी सांस ली और अपने दिल में उठ रहे गुस्से को दबा लिया। फिर उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में हुक्म दिया, सबको गिरफ्तार करके ले जाओ। उसके बाद उन्होंने जाओगांग की तरफ देखा और कहा, शाओजाओ, इस केस पर तुम खुद नजर रखना। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि किसी ने इन्हें बेल दिलवाने या केस पलटने की कोशिश की। जाओगांग ने बिना झिझक जवाब दिया, जी चीफ, चाहे मुझे ये पुलिस की वर्दी उतारनी पड़ जाए, मैं इस केस को आखिर तक लेकर जाऊंगा। लिन गांगोविस के बेटे को मरे हुए कुत्ते की तरह घसीट कर ले जाया गया। जो रिपोर्टर्स और सेक्रेटरी कुछ देर पहले तक उनके साथ खड़े थे, उन्हें भी इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया गया। धीरे धीरे कॉरिडोर फिर से शांत हो गया। अब वहाँ सिर्फ स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स सीधे खड़े थे। हवा में अब भी एक भारी और सख्त माहौल महसूस हो रहा था। इसी वक्त ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा धीरे से खुला। बूढ़े जनरल का दिल जोर से धड़क उठा। जिस आदमी ने जिंदगी भर जंग के मैदान में हजारों गोलियों का सामना किया था, उसके दिल में भी आज पहली बार इतनी बेचैनी थी। वो जल्दी से डॉक्टर की तरफ बढ़े। ऑपरेशन थिएटर से एक बुजुर्ग मिलिट्री डॉक्टर बाहर आए। उनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। वो आर्मी जनरल हॉस्पिटल से इमरजेंसी में बुलाए गए थे और वो बूढ़े जनरल के पुराने साथी भी थे। डॉक्टर ने अपना मास्क उतारा, फिर आगे बढ़कर जनरल के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने धीरे से कहा, ऑपरेशन सफल रहा। ब्रेन के अंदर का प्रेशर अब कंट्रोल में है। ये सुनकर बूढ़े जनरल ने गहरी सांस छोड़ी। ऐसा लगा जैसे उनके कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। लेकिन डॉक्टर की बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने गंभीर चेहरे के साथ आगे कहा, लेकिन ब्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, खासकर मेमोरी और हिपोकैम्पस वाले हिस्से को। इसलिए हाव हाव के दोबारा होश में आने की उम्मीद बहुत कम है। ये सुनते ही बूढ़े जनरल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनका शरीर हल्का सा लड़खड़ा गया। जाओगांग ने तुरंत उन्हें संभाल लिया, लेकिन बूढ़े जनरल ने धीरे से उसका हाथ हटा दिया। उन्होंने खुद को जोर देकर सीधा खड़ा रखा। फिर आईसीयू के ग्लास के उस पार पड़े अपने छोटे से पोते को देखा। उसके पूरे शरीर में ट्यूब्स लगी हुई थी। वो एक छोटे सिपाही की तरह लग रहा था, जो अकेला एक बहुत बड़ी और कठिन जंग लड़ रहा हो। बूढ़े जनरल की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, बस इतना काफी है कि वो जिंदा है। जब तक सांस चल रही है, तब तक उम्मीद भी जिंदा है। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वो धीरे से बोले, मैंने पूरी जिंदगी देश की रक्षा की,
लेकिन अपने ही परिवार की हिफाजत नहीं कर सका। इसी वक्त उनकी जेब में रखा मोबाइल फोन वाइब्रेट करने लगा। उन्होंने फोन निकाला। स्क्रीन पर बीजिंग का एक नंबर दिख रहा था। फोन कनेक्ट करते ही दूसरी तरफ से एक सख्त लेकिन परिचित आवाज सुनाई दी। वो उनके पुराने सीनियर ऑफिसर थे जो अब देश के सबसे ऊंचे पदों में से एक पर थे। उन्होंने पूछा, लेजेंड, मैंने सब कुछ सुन लिया है। बच्चा आप कैसा है? बूढ़े जनरल ने अपनी आवाज संभालते हुए जवाब दिया, रिपोर्ट चीफ, उसकी जान बच गई है। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर उस बुजुर्ग नेता ने धीरे से सांस छोड़ी, जैसे उनके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। उसने गंभीर आवाज में कहा, इस मामले पर मेरा रुख बिल्कुल साफ है। इस केस में चाहे कोई भी शामिल हो, सबकी पूरी जांच होगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये सिर्फ तुम्हें, लेजेंड, इंसाफ देने के लिए नहीं है, बल्कि पूरे देश के लोगों को एक जवाब देने के लिए भी है। हम इस देश में कभी भी किसी को कानून से ऊपर खड़ा होने की इजाजत नहीं देंगे। थोड़ी देर रुककर उसने आगे कहा, ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला किया है कि तुम्हारे पोते को ऑनररी लिटिल सोल्जर का सम्मान दिया जाएगा। उसके आगे का इलाज और रिहैबिलिटेशन का पूरा खर्चा देश उठाएगा। हर मुमकिन कोशिश की जाएगी ताकि वो दोबारा होश में आ सके। फोन रखने के बाद बूढ़े जनरल धीरे से खिड़की के पास चले गए। उन्होंने बाहर आसमान की तरफ देखा। इस वक्त पूरब की तरफ आसमान हल्का हल्का रोशन होने लगा था। सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे अंधेरे को मिटा रही थीं। बूढ़े जनरल ने धीरे से कहा, सुबह हो गई। वो जानते थे सुबह होने से पहले की रात हमेशा सबसे अंधेरी होती है, लेकिन चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज एक ना एक दिन जरूर निकलता है। और जो लोग अंधेरे का सहारा लेकर बुरे काम करते हैं, आखिर में वो भी धूप के सामने मिट ही जाते हैं। बूढ़े जनरल धीरे से हॉस्पिटल के रूम में वापस आए। वो अपने पोते हाव हाव के बेड के पास बैठ गए। उन्होंने उस छोटे से हाथ को पकड़ा जिसमें आईवी नीडल नहीं लगी थी। फिर प्यार से उसके माथे पर एक हल्का सा किस किया। मुस्कुराते हुए धीरे से बोले, हाव हाव, दादाजी ने अभी एक जंग जीती है, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें भी ये जंग जीतनी होगी, समझे? दादाजी यहीं तुम्हारे पास रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। उसी पल सुबह की धूप पर्दे की दरार से होते हुए हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी और बूढ़े जनरल को ऐसा महसूस हुआ जैसे हाव हाव की पलकें बहुत हल्की सी कांपी हों।